सभी स्टूडेंट्स का साइंस क्रिस्टल क्लासेज में स्वागत है और शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं ये अपन ने 1 बाय 1 स्टेप से सीखा था और आज चर्चा करते हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। जैसे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में देखो इसमें क्या होता है कि जो रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है ना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनमें दाब की आवश्यकता होती है, ताप की आवश्यकता होती है और उत्प्रेरक की आवश्यकता भी होती है। रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न परिस्थितियों जैसे दाब, ताप एवं उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है तथा इन्हें तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखकर दर्शाया जाता है। इन ताप, दाब और उत्प्रेरक की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दाब के बारे में। तो अपन क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, जो कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाएंगे। परिणाम स्वरूप मेथेनॉल का निर्माण होगा। CH3OH, इसे मेथेनॉल कहते हैं या मिथाइल एल्कोहल कहते हैं। और यहां 340 एटमॉस्फेयर दाब या प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो दाब है इसको अपन ने तीर के निशान के ऊपर लिखा है और इसके बाद में अपन जो है बात करेंगे ताप के बारे में। ताप के बारे में अपन बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, 6CO2 + 12H2O = या फिर जो है तीर का निशान और इसके बाद में C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन + 6 H2O।
यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस और जो जल है वो लिक्विड है। ग्लूकोज C6H12O6 को ग्लूकोज कहते हैं और यह एक्वस अवस्था में है। और ऑक्सीजन भी एक्वस और जल है वो लिक्विड है। ऊपर वाले समीकरण की भी भौतिक अवस्था लिख देते हैं अपने एक बार। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और मेथेनॉल क्या है, लिक्विड है। तो और इसमें एक चीज और अपन फिल कर देते हैं यहाँ पे, जो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है और तो इस साइड अपन 2s2 कर देंगे ना। तो इस प्रकार से दाब के लिए जो रासायनिक समीकरण लिखी है वो पूरी तरह से संतुलित हो गई है। इसके बाद में ताप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ताप के लिए अपन ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आपस में अभिक्रिया करवाई अपन ने और उत्पाद के रूप में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, ऑक्सीजन का और जल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर ताप की अपन बात करें तो यहाँ सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, साथ में क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से अपन ने दाब और ताप इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक को भी अपन उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर अपन जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे हेबर विधि का। हेबर विधि से किसका निर्माण होता है, तो हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण होता है। यहाँ अभिकारक कौन कौन से होंगे, तो अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराएंगे। किसका फॉर्मेशन होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ 2 है, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे गुणांक, जो NH3 से पहले 2 गुणांक लगाएंगे अपन। तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है और इधर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। तो अपन क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें एक तो आयरन की आवश्यकता होगी और मोलिब्डेनम की। अब ये दोनों पदार्थ इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या काम करते हैं, तो उस चीज के लिए अपन डिस्कस करें। तो जो Fe है वो उत्प्रेरक का काम करता है और यह उत्प्रेरक क्या काम करेगा, इस अभिक्रिया की गति को बढ़ाएगा। जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से अपन Fe के बारे में डिस्कस किया। और दूसरा जो पदार्थ है वो मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम जो पदार्थ है वो क्या करेगा, इस उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। यह उत्प्रेरक की कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। ठीक है। अपन उत्प्रेरक की बात करें और भी, तो उत्प्रेरक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें भाग नहीं लेते हैं। ये केवल अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। और इस प्रकार से अपन ने डिस्कस किया मोलिब्डेनम के बारे में। तो ये उत्प्रेरक की जो कार्य क्षमता उसमें वृद्धि कर देगा। तो इन दोनों चीजों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। और इस तरह से अपन ने जो विभिन्न परिस्थितियां थी, दाब, ताप और उत्प्रेरक, इन तीनों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया अपन। इसके बाद में बात करते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होते हैं, तो अभिकारक में जो परमाणु हैं उनमें आबंध उपस्थित होते हैं और इन आबंधों के टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं के मध्य आपसी आबंध के टूटने व जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो इसको अपने उदाहरण से समझते हैं। जैसे Fe की क्रिया CuSO4 से कराएंगे। यहाँ Fe सॉलिड अवस्था में है, CuSO4 एक्वस है। अब यहाँ अपन ध्यान से देखें तो CuSO4, इसमें एक तत्व Cu है और सल्फेट आयन है। मतलब Cu जो है वो आयन के रूप में है और सल्फेट भी क्या है, आयन के रूप में है। इन दोनों के मध्य आयनिक बंध उपस्थित है, यानी कि आपस में कॉपर और जो सल्फेट आयन है ये आपस में आयनिक बंध से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ये क्या करेगा, इन जो बंध इसके बीच में जो आयनिक बंध है उसको ब्रेक डाउन करेगा, तोड़ेगा, कॉपर को यहां से विस्थापित करेगा और आयरन जो है खुद यहाँ पे जुड़ेगा। तो इस प्रकार से इन दोनों के मध्य जो बंध है वो पहले टूटा है, फिर आयरन यहाँ जुड़ेगा सल्फेट के साथ में, तो नया बंध का निर्माण हुआ और जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, FeSO4 और कॉपर। तो इस प्रकार से परमाणुओं के मध्य जो आबंध होता है उसके टूटने और जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण हुआ है और इस रासायनिक समीकरण में जैसे कि FeSO4 का निर्माण हुआ है। इस समीकरण में हम एक चीज और देखते हैं कि कोई भी जो तत्व है वो दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, आयरन तत्व है, यहां से FeSO4 का निर्माण किया, किसी दूसरे तत्व में परिवर्तित ना होकर दूसरे पदार्थ के साथ में जुड़ा है। कॉपर की बात करें, यहां से हटा है और अलग हुआ है, तो कॉपर जो तत्व है अभिकारक में भी कॉपर था और उत्पाद में भी कॉपर है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी तत्व दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है।
तो रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्न प्रकार होते हैं। निम्न प्रकार हैं सबसे पहले बात करेंगे तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक उत्पाद दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया को अपन उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कोयले का दहन। कोयले का दहन का क्या मतलब है? अभिकारक में अपन कार्बन लेंगे और इसका दहन करेंगे तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तीर का निशान, उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ कार्बन सॉलिड अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने एक अभिकारक कार्बन लिया, दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन लिया, यानी कि कुल दो अभिकारक लिए। इन दोनों में आपस में रासायनिक क्रिया हुई और परिणाम स्वरूप एकल उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद में अपन बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की, यानी कि H2 व O2 के संयोग से जल का निर्माण। तो अपन यहाँ हाइड्रोजन अणु लेंगे, ऑक्सीजन अणु लेंगे और H2O का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखिए अपन तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। ऑक्सीजन परमाणु यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ 2 लिखेंगे। गुणांक के रूप में H2O से पहले 2 लिखने के बाद एक बार फिर से परमाणु की संख्या काउंट करते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अभिकारक में 2, उत्पाद में 4 है, तो अपन क्या करेंगे? हाइड्रोजन से पहले 2 गुणांक लिखेंगे। एक बार इसको दोबारा चेक कर लेते हैं अपन। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अभिकारक में कितनी है? 2 गुणांक है और 2 इसके पर में लिखा 4। यहाँ भी H2O में 2 गुणांक है, 2 इसके पर में लिखा 4 है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अभिकारक में 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी 2 है। तो इस प्रकार से इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने 2 अभिकारक लिए। कौन कौन से अभिकारक लिए हमने? एक तो हाइड्रोजन अणु लिया आपने और एक ऑक्सीजन अणु लिया। तो दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। यहाँ एकल उत्पाद क्या है? जल है। हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था क्या है? गैसीय अवस्था है।
ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था, और जो H2 है वो क्या है, लिक्विड है। तो इस प्रकार से अपने संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से डिस्कस किया है और अच्छे से समझा है। संयोजन अभिक्रिया के दो उदाहरण अभी अपन ने डिस्कस किए, इसके अलावा एक उदाहरण और शेष है, उसकी और बात कर लेते हैं अपन। जो थर्ड एग्जाम्पल है उसकी अपन बात करें तो अपन अभिकारक के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया H2O से कराएंगे, परिणाम स्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में ऊष्मा निकलेगी। यहाँ दो अभिकारक हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ठीक है। और परिणाम स्वरूप एक कल उत्पाद कौन सा बना है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको अपन लिख देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की भौतिक अवस्था सॉलिड है, H2O की भौतिक अवस्था लिक्विड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना भुजा चूना कहते हैं, बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन भुजा हुआ चूना कहते हैं, भुजा हुआ चूना। इस रासायनिक समीकरण में हम यहाँ देख रहे हैं कि ऊष्मा निकल रही है। तो जिन रासायनिक समीकरण में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद अपन बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOH2, इसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने में होता है। दीवारों की सफेदी करने में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जैसे दीवारों की सफेदी करने के लिए हो गया, होता क्या है बाद में, साथ में इसमें जो है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है वो इससे क्रिया करती है। कैसे क्रिया करती है वो देखते हैं। जैसे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर एग्जाम्पल किसी दीवार पे सफेदी के लिए इसके विलयन का लेप किया और बाहर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है, दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, परिणाम स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेंगे और जल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अवस्था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसीय अवस्था है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है सॉलिड है और जल लिक्विड है। यह जो रासायनिक अभिक्रिया है यह धीमी गति से होती है। यह रासायनिक अभिक्रिया धीमी गति से होती है। और क्या होता है,
दीवारों पर सफेदी करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत का निर्माण होता है। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि दीवारों पर सफेदी करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत का निर्माण होता है। तथा 2 से 3 दिन बाद दीवारों में चमक आ जाती है। दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है, यहां तक। इसके बाद में बात करेंगे संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। क्या बोलेंगे इसे? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से अपन ने संयोजन अभिक्रिया के 3 उदाहरण के बारे में डिस्कस किया है। तो अपन बात करेंगे अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सबसे पहले अपन इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से करवाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, अपन इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं कि 2 अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना दिए इन्होंने। उत्पाद के साथ में ऊष्मा भी उत्सर्जित हो रही है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद अपन बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के उदाहरण के बारे में। तो यहां लिख देते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। फर्स्ट उदाहरण की बात करेंगे।
यानी जो फर्स्ट एग्जाम्पल अपन जो लेंगे वो है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस के दहन से क्या मतलब है, तो अपन अभिकारक के रूप में लेंगे मीथेन गैस। इसकी क्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे क्योंकि दहन हो रहा है यहाँ पे। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और जल का फॉर्मेशन होगा और ऊष्मा निकलेगी। मीथेन गैसीय अवस्था, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसीय अवस्था में है, और यहाँ जो जल है वो भाप के रूप में है, इसलिए गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार से अपन ने इस रासायनिक समीकरण में जो मूल बात है वो यह देखी कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया। अब अपन बात करेंगे श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, C6H12O6 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी 6O2 = 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। ग्लूकोज एक्वस अवस्था में है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस, ये ऑक्सीजन है एक्वस, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस, जल लिक्विड अवस्था में। तो इस रासायनिक समीकरण में हम क्या देख रहे हैं, दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का फॉर्मेशन करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, साथ में ऊष्मा निकल रही है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अतः यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में गेहूं, चावल और आलू उपस्थित होते हैं, और इन सब में क्या उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा तो वह ग्लूकोज में टूटता है, और जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में, शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके किसका निर्माण करती है, ऊष्मा का निर्माण करती है या ऊर्जा का निर्माण करती है। ठीक है, इसको देखते हैं। जब हम भोजन यानी गेहूं, चावल, आलू ग्रहण करते हैं तो इनमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। पाचन के समय कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके
ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे यानी कि जो साग सब्जियां होती हैं वो विघटित होकर कंपोस्ट का निर्माण करती हैं। कंपोस्ट का निर्माण करने के साथ ही उसमें भी ऊर्जा का निर्माण होता है। साग सब्जियां जिन्हें वेजिटेबल मैटर भी कहते हैं या वनस्पति द्रव्य भी कहते हैं, विघटित होकर कंपोस्ट बनाती हैं और ऊर्जा का निर्माण भी होता है। यानी कि साग सब्जियां क्या हैं? जटिल हैं, विघटित होंगी, छोटे छोटे अणुओं में टूटेंगी, कंपोस्ट का निर्माण होगा, साथ में ऊर्जा भी निकलेगी। तो इस प्रकार से अपन ने ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के उदाहरण के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से आप बने रहें साइंस क्रिस्टल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।